नमस्ते भैया बहन, सभी दोस्तों को नमस्ते। आज हम आप सब लोगों को कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 3 मानव जनन पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले आप लोग चार सितारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपके समझ में आएगा। तो सबसे पहले मानव जनन में हम आपको बता दें कि जनन क्या है। कोई भी जाति अपनी जाति की निरंतरता को, कोई भी जीव या जाति अपनी जाति की निरंतरता या अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाता है। तो ये मानव जो है एक स्तनधारी प्राणी है और सबसे विकसित स्तनधारी प्राणी है। इस पृथ्वी का सबसे विकसित प्राणी है मनुष्य। तो सबसे पहले आज हम आपको पढ़ाएंगे कि नर जनन तंत्र क्या है। तो मनुष्य का जो नर जनन तंत्र है उसमें कई अंगों से मिलकर बना होता है या कई अंग भाग लेते हैं। तो उन अंगों को नर जननांग कहते हैं और सभी अंग मिलकर एक साथ एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे नर जनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, जनन तंत्र कहते हैं। तो नर जनन तंत्र जो होता है वह निम्नलिखित भागों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले होता है, यह चित्र अगर पूछता है कि केवल नर जनन का नामांकित चित्र बनाइए तो केवल चित्र बनाना है। चित्र बनाने के लिए ही पूछता है। अगर वर्णन पूछता है तो वर्णन आपको बताते हैं। मानव नर जनन तंत्र जो है निम्नलिखित अंगों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट लिखेंगे, एक जोड़ी वृषण एवं वृषण कोश। दूसरा है एक जोड़ी अधिवृषण अधिवृषण। तीसरा है एक जोड़ी शुक्र वाहिनी। चौथा है एक जोड़ी शुक्राशय। पांचवा है एक यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग इसी को कहते हैं। छठवां है प्रोस्टेट ग्रंथ एवं काउपर्स ग्रंथ। सातवां है एक पेनिस या शिश्न। इतने अंग मिलकर के जनन पूरे सिस्टम का निर्माण करते हैं, नर जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं एक जोड़ी वृषण। जी, एक जोड़ी वृषण। तो ये जो एक जोड़ी वृषण होता है यह मनुष्य में नर जननांग, प्रमुख नर जननांग कहलाता है। वृषण का जो होता है एक जोड़ी वह सेम के दाने के आकार का होता है। उदर गुहा शिश्न के दोनों तरफ लटका हुआ होता है, वृषण कोश में लटका हुआ दोनों तरफ रहता है और यह शरीर के बाहर रहता है, जिससे शुक्राणु के लिए शरीर का तापमान नहीं सह सकता, इसलिए उसका उतना टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होती है और इसी वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो वृषण क्या लिखेंगे, एक जोड़ी वृषण। मनुष्य में एक जोड़ी वृषण, ये इधर और इधर। तो एक जोड़ी वृषण सेम के दाने के आकार का अंडाकार होते हैं और शिश्न के दोनों तरफ लटके होते हैं और वृषण कोश में स्थित होते हैं। यहीं पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। फिर आता है एक जोड़ी अधिवृषण या एपिडाइडमिस। तो एक जोड़ी अधिवृषण में लिखेंगे जहां शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं वह शुक्र जनन नलिका के पास एक पतली संरचना होती है जिसे वासाइफेरेंसिया कहते हैं और कई वासाइफेरेंसिया जो होती हैं आपस में मिलकर एक जाल बनाती हैं जिसे वृषण जाल कहते हैं और यह वृषण जाल सभी कुंडलित तो होकर एक मोटी नली संरचना बनाती हैं जिसे अधिवृषण कहते हैं।
तो यह कहलाता है अधिवृषण। तो अधिवृषण में क्या होता है, शुक्राणु का एकत्रीकरण और परिपक्वन होता है। तो शुक्राणुओं का परिपक्वन और एकत्रीकरण, संग्रहण जो होता है वह अधिवृषण में ही होता है। और इसी के निचले सिरे पर से निकलती है मूत्रवाहिनी, यहीं के निचले सिरे से निकलती है मूत्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी। अब चलते हैं एक जोड़ी शुक्रवाहिनी। तो एक जोड़ी शुक्रवाहिनी वृषण, अधिवृषण के निचले भाग से दोनों तरफ नलिकाकार संरचना होती है। यह लगभग 6 सेंटीमीटर से 9 सेंटीमीटर तक लंबी, और यह संरचना निकल करके मूत्राशय, शुक्राशय में जाकर के खुलती है। यह नलिका के शुक्रवाहिनी जो होती हैं शुक्राणुओं को ले जाने का कार्य करती हैं, जहां शुक्राशय में एकत्रित हो जाता है। फिर चलते हैं एक जोड़ी शुक्राशय। तो जो मूत्राशय होता है उसके ठीक नीचे ये वृक्क है दोनों, जहां मूत्र का निर्माण होता है, और ये मूत्राशय, मूत्राशय के ठीक नीचे 3 से 4 सेंटीमीटर नलिकाकार संरचनाएं होती हैं। यहाँ दिख रहा है थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं। यह कहलाता है शुक्राशय। यहाँ शुक्राणु संग्रह होते हैं, आकर एकत्रित रहते हैं। और एक यूरेथ्रा, फिर आता है एक यूरेथ्रा। तो शुक्राशय से एक लंबी मोटी संरचना, नलिकाकार संरचना निकलती है, लगभग 6 से 9 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है। तो यह लंबी संरचना जो निकलती है यह कहलाती है यूरेथ्रा। फिर आता है प्रोस्टेट ग्रंथियां एवं काउपर्स ग्रंथियां। तो शुक्राशय के ठीक नीचे एक ग्रंथि निकलती हैं जिन्हें हम प्रोस्टेट ग्रंथियां कहते हैं। इन प्रोस्टेट ग्रंथियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स, इन सब के स्राव होता है, जिससे यहाँ पर एक श्वेत रंग का तरल पदार्थ निकलता है। और वह पदार्थ जो होता है उसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट सभी होते हैं, और वह शुक्राणुओं को तैरने में सहायता करते हैं। उसी के नीचे मटर के दाने के समान प्रोस्टेट ग्रंथियां के नीचे काउपर्स ग्रंथियां मटर के दाने के समान होती हैं। उनसे भी क्षारीय पदार्थ, अम्ल और पोषक पदार्थ ये सभी निकलते हैं। पोषक पदार्थ मतलब प्रोटीन, विटामिन ये सब निकलते हैं जो उसको पोषण देते, शुक्राणु को पोषण देते हैं। सब फिर आता है पेनिस। पेनिस तो यूरेथ्रा का सबसे अगला भाग जो मांसल होता है, सेंसिटिव होता है, सबसे अगला भाग कहलाता है पेनिस। या मूत्र द्वार यहीं पर होता है जहां से शुक्राणु और मूत्र बाहर निकाले जाते हैं। तो जब ये सेंसिटिव होता है तो अब ये उस स्थिति में बहुत संवेदनशील होता है। जब ये टच हो जाता है तो जो शरीर का ब्लड होता है यहाँ उतर आता है। तो यह यूरेथ्रा जो 6 सेंटीमीटर नली होती है वो लगभग 9 सेंटीमीटर लंबी जो होती है, लगभग 14 सेंटीमीटर लंबी हो जाती है, दृढ़ कठोर हो जाती है। और जैसे ही रुधिर का संचार इसमें समाप्त हो जाता है, पुनः अपनी अवस्था में आती है, तो रुधिर फिर से वापस चले जाते हैं। और उसमें उस स्थिति में जब स्खलन नलिका से उत्तेजित हो जाता है तो स्खलन नलिका कड़ी हो जाती है, और उस स्थिति में शुक्राणु बाहर आ जाते हैं। उस स्थिति में शुक्राणु बाहर आ जाते हैं। तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। तो ये पूरा है नर जनन तंत्र का वर्णन कि नर जनन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं, किन किन अंगों से मिलकर बना होता है। तो आशा है कि आप सब समझ गए होंगे। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, और इसको चित्र बनाकर जिस तरह से लिखे हैं उसी तरह से आपको भी बनाना है। अक्सर आपको परीक्षा में कक्षा 12वीं में पढ़ रहे हैं तो आपको केवल नामांकित चित्र पूछा जाता है, तो चित्र पर ध्यान दें और अच्छे से याद करें। ये सभी भाग यहीं लिखे हैं, तो साथ के साथ तो नाम देख लें और ये सभी नाम इसमें लिख दें कि कौन कौन से अंगों से मिलकर बना होता है। धन्यवाद।